नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो मायावती एक बार फिर से सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में मायावती को बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का कद और भी ज़्यादा घटता हुआ नजर आता है। देखा जाए तो अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए, उसी प्रकार से चुनावी नतीजे उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर आते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो मायावती को एक भी सीट न मिलने की वजह से पार्टी का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में नजर आता हुआ दिख रहा है और ऐसे में उपचुनाव में उतरने का ऐलान मायावती करती हुई नजर आ रही हैं। 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कहती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में क्या मायावती लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उपचुनाव में भुगतती हुई नजर आएंगी और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से पार्टी के अंदर आकाश आनंद को लेकर बगावती सुर अपनाते हुए तमाम जो नेता हैं वो नजर आए और ऐसे में पार्टी 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आई। तो क्या एक बार फिर से जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया है, तो क्या आकाश आनंद की वापसी से युवा वर्ग को साधने में बहुजन समाज पार्टी कामयाब हो पाएगी? 2007 के बाद से कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार हार का सिलसिला बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस बार उपचुनाव में मायावती कुछ सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी? क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सूबे में एक बार अपने अस्तित्व को कायम रखती हुई नजर आएगी? ये तमाम मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं मायावती लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अकेले के दम पे चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई हैं? तमाम यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आज़ाद हों, अखिलेश यादव हों, सभी उनसे कहीं ना कहीं गठबंधन करने के लिए आगे से बोलते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखा जाए तो मायावती अब भी कहीं ना कहीं अकेले के दम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही करारी हार का सामना इन उपचुनाव में होता हुआ नजर आएगा, या फिर मायावती जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस का यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ परिणाम निकलकर सामने आएगा और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मायावती के पक्ष में कुछ फैसला आता हुआ नजर आएगा? देखिए मनीष, अगर हम मायावती की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती उत्तर प्रदेश की एक समय सबसे बड़ी और मजबूत नेताओं में से थी। लेकिन जिस तरह से 2000 कह सकते हैं 12-13 के बाद से उनका ग्राफ कमज़ोर हुआ है, वो एक बार भी ऐसा लगा नहीं है कि वो बढ़ता हुआ या मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ा। आप देखिए कि जिस तरह से 2019 की ही अगर बात करें तो वहाँ पर सपा के साथ में अपना गठबंधन बनाती हैं। सपा को 5 सीटें मिलती हैं, बीएसपी को 10 सीट मिल जाती हैं। 2022 आते आते कहती हैं कि भाई मेरा किसी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है, एकला चलो की नीति पर चलने की बात करती हुई नजर आती हैं कि भाई हम अकेले चलेंगे तो हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे पास रहेगा। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा था कि उनको सपा के साथ चुनाव लड़ने से घाटा हो गया। अब अगर 2022 का आप आंकड़ा देखेंगे उठा के, महज एक विधानसभा की सीट उनके हिस्से में आई। 2024 में भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां पर अखिलेश यादव ने यह तक कहा कि हम चाहते हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो वो पीएम पद के लिए भी उनको देखते हैं। लेकिन मायावती ने कहा कि नहीं, अखिलेश के साथ जाना उनके लिए सबसे बड़ा गलत फैसला था 19 में। अब वो ये गलती दोहराएंगी नहीं। उन्होंने कहा कि हम एकला चुनाव लड़ेंगे, अकेले दम पर आगे बढ़ेंगे। हैरानी होती है, 400 से भी ज़्यादा सीटों पर पूरे देश के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एक जगह पर भी उनको सफलता नहीं मिली। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा में पहुंचती है, वहां पर भी बुरी तरह उनकी हार होती है। आंकड़ों पे अगर हम बात करें तो 9 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव होने हैं और रणनीति के तहत मायावती ने जिस तरह से हम देखें कि अगर जो प्रत्याशी उन्होंने उतारे उनके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर नजर आता है कि 2 मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं, 3 ब्राह्मण, 1 दलित, 1 ठाकुर और 2 ओबीसी प्रत्याशी उन्होंने उतारने की जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया है कि हर वर्ग के व्यक्ति को उन्होंने ज़्यादा मौके देने का प्रयास किया है। दलित वो कह सकते हैं प्रत्याशी को महज 1 सीट दी उन्होंने। तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर तमाम संप्रदायों को साध कर मायावती आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन देखिए, हवाई बातें करना एक तरफ है, ज़मीन पे काम करना दूसरी बात। और ज़मीन पे काम करना मायावती के लिए बड़ा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि मायावती ज़मीन पे उतर नहीं रही हैं। जो काम उनको करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रही हैं। अपने भतीजों को उन्होंने उतारा, लेकिन भतीजा भी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम नहीं कर पा रहा है और जो बयानबाजी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं विवादों में फंस जाते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें मायावती के लिए मुश्किलात कहीं ना कहीं लेके आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मायावती 9 में से अगर 2-3 सीटें भी जीत पाती हैं तो ये कहा जाएगा कि भाई वो अपनी राजनीति में दोबारा पकड़ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह
तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं, उसको देखते हुए मनीष ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मायावती के लिए एक भी सीट जीतना बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि बीजेपी और मुख्य मुकाबला सपा के बीच में नजर आता है। बाकी जितने भी दल हैं ये कहीं ना कहीं वोट काटने की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। चलिए इक्का दुक्का सीटों के ऊपर अगर बाकी लोग चुनाव में एक आध सीट निकाल भी लेते हैं तो इसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है, क्योंकि मायावती जैसा मैंने कहा कि एक समय अपने दम पर सरकार बनाते हुए नजर आई थी। उनके हिस्से में महज एक सीट 2022 के चुनाव में आती है। 2024 के चुनाव में तो उनका जो वोट परसेंट था वो भी घट के 8-9% पे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो भी उनसे खफा नजर आता है, वो भी उनके साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। अलबत्ता ये देखा जा रहा है कि जो दलित वोट बैंक था वो आज़ाद की तरफ ज़्यादा देख पा रहा है और साथ में इंडिया गठबंधन को भी वोट मिला है। तो ऐसे में मायावती का जो कोर वोटर था, जो परंपरागत वोट बैंक था, वो भी उनके हाथ से छिना है। ऐसे में मायावती के लिए चुनौती होगी कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं उनमें क्या कुछ कर पाती हैं, क्योंकि सबसे मजबूत किला मायावती का उत्तर प्रदेश में ही रहा था। लेकिन जब से किला उनका ढहा है उसके बाद से कभी ऐसा लगा नहीं कि दोबारा उसको बना पाएंगी या मजबूत कर पाएंगी। इसी मद्देनजर उन्होंने उपचुनाव में आने का फैसला किया है। अब उपचुनाव में अगर उनको एक भी सीट नहीं मिली तो ये माना जाएगा कि मायावती की राजनीति अब लगभग समाप्त होने की कगार पे है। और यहाँ पर जो अन्य विकल्प है, खासकर आज़ाद के बारे में बात कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में आज़ाद एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं राजनीति से दूर होती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो जिस तरह से सर ने पूरा सिनेरियो समझाया कि किस तरह से यहाँ लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहीं ना कहीं मायावती एक बार फिर से जिस तरह से सियासी मैदान में ताल तो ठोक रही हैं, लेकिन अकेले के दम पे वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो क्या मायावती समीकरणों को साध पाएंगी, एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव में और वहाँ से हार का सामना करना पड़ा। आकाश आनंद के एक बयान के बाद से पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति नजर आई, लेकिन देखा जाए तो आकाश आनंद को वापसी तमाम पदों पर यहाँ पर मायावती बैठा देती हैं और उसके बाद से पूरी पार्टी मिलकर यहाँ पर तमाम सिनेरियो तैयार करती है। लेकिन देखा जाए तो मायावती फिर भी उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा एक्टिव उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं मानी जा रही है। देखा जाए तो आज़ाद ऐसे शख्स हैं, ये यूँ कहें कि ऐसे राजनेता बने हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में नगीना से जीत दर्ज करने के बाद, जो कि मायावती के वोट बैंक में सीधी तौर पर सेंधमारी करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज़ाद एक बार फिर से कहीं बाजी मारते हुए तो नहीं नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। सर अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा, सर किस तरीके से देखते हैं अगर मायावती एक बार फिर से यहाँ पर नाकाम होती हुई नजर आई तो क्या लगता है, क्या वाकई जिस तरह से तमाम विपक्षी दल ये कहते हुए नजर आए कि मायावती को अब संन्यास ले लेना चाहिए, तो यहाँ पर क्या वाकई उनको संन्यास लेने की जरूरत है, क्या वाकई यहाँ से राजनीति से किनारा करने की जरूरत है अगर झटका यहाँ पर लगता है तो? देखिए बिल्कुल मनीष, और जाहिर बात है कि मायावती को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में वो किसी के साथ में गठबंधन नहीं करती। हैरानी की बात तो ये कि जहाँ तमाम दल चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या और बाकी दलों की बात करें, पल्लवी पटेल ने भी कहीं अप्रोच किया था, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए मायावती ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेलंगाना में जहाँ पे कोई उनको उतना समझता जानता नहीं है, उतनी लोकप्रियता नहीं है, उसके बावजूद वो वहाँ पर गठबंधन करती हैं। इसके अलावा आप देखिए हरियाणा पहुँच जाती हैं, इन लोगों के साथ में गठबंधन करती हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें कर रही हैं, क्या वास्तव में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं या और कमज़ोर करना चाहती हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अगर वो सपा के साथ आती हैं, देखिए लॉजिक की बात देखिए, अगर सपा के साथ आती हैं, क्योंकि आप अगर 2024 के भी आंकड़े सामने रखेंगे तो लगभग 16 सीटें ऐसी हैं जो अखिलेश यादव उनकी टीम यानी कि इंडिया गठबंधन ने सिर्फ मायावती की वजह से हारी है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 16 सीटें ऐसी रहीं जो उन्होंने मायावती की वजह से जीती हैं। तो कुल मिलाकर जो मायावती का वोट बैंक है वो उनको हराने और जिताने से ज़्यादा जो बाकी दल हैं उनको जिताने और हराने का कह सकते हैं काम करता हुआ नजर आ रहा हूँ। मायावती की बात अच्छे से पता है, तमाम लोग खासकर अखिलेश यादव या जो विपक्षी लोग हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि मायावती जो है इस समय बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी हम मजबूत होते हैं मायावती पहुँच जाती हैं और एक तरीके से बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए हम हरियाणा का एग्जाम्पल है तो तकरीबन 2.25% के आसपास जो वोट है वो मायावती को मिलता है, और कांग्रेस पार्टी को अगर यही वोट मिल गया होता तो सरकार में कांग्रेस पार्टी आ गई होती। तो ये जो तमाम समीकरण हैं ये बताते हैं कि मायावती जिस तरह से काम कर रही है, उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भाई क्या वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़ी हुई, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि
ऐसी जगह पर उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए कि लगभग उसमें भी सैकड़ों से जो कह सकते हैं हज़ारों जो दर्जनों सीट ऐसी थी जहां पर सिर्फ मायावती की वजह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ठीक वही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा, जहां पर 16 सीटें उनकी वजह से गंवानी पड़ी। तो ये कुल मिलाकर जो स्थिति है, खुद जीते ना जीते लेकिन ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने में लगी हुई हैं और साथ में जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको लगातार कमज़ोर कर रही हैं। तो ऐसे में जो बी टीम उनको कहा जाता है वो काफ़ी हद तक आंकड़ों के जरिए भी स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जो तमाम चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर मायावती क्या वाकई में खुद को मजबूत करना चाहती हैं या फिर एक तरीके से वोट कटवा वाला जो राजनीति होती है उसी में शामिल रहना चाहती है, क्योंकि वो अपने आप जीतने का प्रयास जिस तरह से नहीं कर रही हैं वो ये बताता है कि मायावती जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा कद है, अगर वो अपने लिए मेहनत करेंगी, अगर पार्टी के लिए मेहनत करेंगी, ज़मीन पर उतर कर प्रचार प्रसार करेंगी तो शायद पार्टी को ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हर बार वो देखा जाता है कि ऑनलाइन जो सोशल मीडिया उसके जरिए कहने का अपनी भावनाओं का इजहार करती हैं और उनकी राजनीति वहीं तक सिमट के रह जाती है। इसीलिए लगातार मायावती जो है कमज़ोर हो रही है, उनकी पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में मायावती को सोशल मीडिया की राजनीति से हटकर कहीं ना कहीं मैदान में उतर कर राजनीति करने की इस वक्त ज़रूरत यहाँ पर दिखती है, क्योंकि मायावती जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम विपक्षी दलों को साधने का प्रयास करती हुई नजर आई, तमाम चुनावी स्टंट वहाँ से उसको अंजाम देती हुई नजर आई। लेकिन देखा जाए तो मायावती को अब चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और फाइनल के तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है। यानी कि 2024 में जो उपचुनाव हो रहा है इसमें 9 सीटों पर जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट बैंक हासिल करेगी, सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करेगी, वही पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जीत का परचम लहराने की ओर अग्रसर होती हुई नजर आएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियाँ जिस तरह से तैयारियाँ करती हुई नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक खतरा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में मायावती क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी के कद को, अपने राजनीतिक कद को एक बार फिर से बढ़ाती हुई नजर आएंगी या फिर एक बार फिर से उपचुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।